क्वेश्चन नंबर 2 देखिए डियर स्टूडेंट, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित तो है परंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 यहाँ लिख दिए हैं, तो यहाँ सॉल्यूशन करते जाएंगे, ठीक है ना। तो एक ऐसा संबंध का एग्जाम्पल देना है जो सममित तो है परंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। एक ऐसा रिलेशन का एग्जाम्पल देना है जो सिमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर तो 1 मार्क्स का है, पर ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आते हैं। डिटेल में आपने फिर वहाँ देना है यदि 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो चलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, माना L किसी समतल में रेखाओं का समुच्चय है। रेखाओं का समुच्चय है, ठीक हो गया। हमने L कोई प्लेन ले रखा है, उसमें सारी लाइंस हैं, ठीक है। और एक संबंध मान लेता हूं तथा, क्योंकि जब भी हम रिलेशन डिफाइन करेंगे ना, संबंध को परिभाषित करेंगे तो कोई सेट होना चाहिए। आज सेट हमने क्या ले लिया, L ले लिया, जिसमें सभी क्या हैं, रेखाएं हैं, ठीक हो गया। तथा R एक संबंध क्या है, L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। संबंध क्या है, लंब का संबंध है। रेखाएं, एक रेखा दूसरे पर लंब है, रेखाओं के बीच में संबंध क्या है, लंब का है, ठीक है। जैसे L1 L2 पर लंब है, यह है R, ठीक है। तो ऐसा संबंध मैं ले रहा हूं। यह संबंध क्या है, ऐसा संबंध ले रहा हूं कि एक लाइन दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट, अब आप देखो, आप जानते हैं कि L1 L2 does not belongs to R for every L1 L2 belongs to L। यदि इस प्लेन से मैंने दो लाइन ले ली L1 L2, ठीक है, तो L1 L1 कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती। कोई रेखा स्वयं के समांतर तो होती है पर कोई रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती, ठीक है। L2 L2 के कभी लंब नहीं, L2 L2 पर कभी लंब नहीं होगी, बल्कि L2 L2 पर पैरेलल आप मानेंगे। तो ये भी R में नहीं है, ये भी R में नहीं है, इसका मतलब R स्वतुल्य नहीं है। R स्वतुल्य नहीं है, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आप देखो, यदि मैं क्या कहूं कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, सॉरी L1 L2 बिलोंग्स टू L, इस प्लेन में मैंने दो लाइन ली, ठीक है। एंड और क्या है कि L1 L2 बिलोंग्स टू R। L1 L2 किसी प्लेन में मैंने दो लाइनें ली, किसी समतल L में मैंने दो लाइनें L1 L2 ली, और L1 L2 पर लंब है, बिलोंग्स टू R है ना, L1 L2 पर लंब है, ठीक है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, दिस इंप्लाइज दैट L2 विल आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। यदि L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब होगी। जैसे मैं कहूँ एक लाइन ये L1 है, एक लाइन L1 है और दूसरी लाइन है ये L2 है, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब होगा। इसका मतलब क्या हुआ, L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो L2 L1 भी R में है। इसका मतलब R सममित है, R इज सिमेट्रिक, ठीक हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाना है, संक्रामक दिखाना है, तो 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या ले लेता हूं,
लेट L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L। मैंने कोई 3 लाइन ले ली, L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L एंड L1 L2 बिलोंग्स टू R। L1 L2 पर लंब है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है? L1 L2 पर लंब है। फिर मैं कह रहा हूं L2 L3 पर लंब है। L1 L2 R में है, L2 L3 R में है। अब ध्यान दीजिए, आप इस बात को देखिए कि L1 L2 पर लंब है, L1 L2 बिलोंग्स टू R, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। L3 L2 पर परपेंडिकुलर है, ये है L3, ठीक है। L1 तो L2 पर परपेंडिकुलर था और L2 L3 पर परपेंडिकुलर है, तो अब आप देखेंगे कि L1 और L3 क्या परपेंडिकुलर हैं आपस में? L1 L2 पर लंब है और ये L3 L2 पर लंब या L2 L3 पर लंब है, परंतु यहां मैं देख रहा हूं कि L1 L3 पर लंब नहीं है, L1 L3 के समांतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। L1 L3 पर लंब नहीं है, L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है, परंतु L1 L3 पर लंब नहीं है। इसका मतलब यह संबंध संक्रामक नहीं है। L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L3, but L1 is not perpendicular to L3. L1 is parallel to L3. This implies that R संक्रामक नहीं है, R संक्रामक नहीं है। तो मैंने क्या क्या दिखा दिया? R सौमित्व है, R स्वतुल्य नहीं है, R संक्रामक नहीं है, ये तो दिखाना था, ठीक है। एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो सममित्व है, सौमित्व है, ये सौमित्व है, सिमेट्रिक तो है, पर स्वतुल्य भी नहीं और संक्रामक भी नहीं है, तो ये है रिलेशन, ठीक है ना। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या लंबा ना करेंगे, बड़े शॉर्ट करेंगे आप 2 लाइन में। इसको लिखना है, 1 लाइन और लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। पर यदि 4 मार्क्स का आता है तो फिर इतनी कैलकुलेशन आपको देनी होगी, या 2 मार्क्स का भी आएगा तो इतनी कैलकुलेशन देनी होगी, ठीक हो गया। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं डियर स्टूडेंट। तीसरा वाला क्वेश्चन ध्यान से करना है, ठीक है, बड़े आराम से करना है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। आजकल बढ़िया सा प्रैक्टिस करिए, एक बार नहीं 6 to 7 टाइम रिवीजन करिए एग्जाम में जाने से पहले, तब जाकर के बोर्ड का पेपर आप पूरा कर पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे, और जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है वो एग्जाम में आ गया तो वो भी गलत नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिस करिए आजकल बढ़िया से, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ती है ना स्टूडेंट्स को, और सभी को करनी पड़ती है अपने अपने क्षेत्र के लिए, ठीक हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3। dy dx इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e to the power x dx। dy dx करना है, पहले इसका इंटीग्रेशन होगा, पहले इसका इंटीग्रेशन होगा और तब उसका डिफरेंशिएशन होगा, पहले इसका समाकलन होगा फिर इसका अवकलन होगा। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बड़ा शॉर्ट में बताऊँ, ये सरल सी बात बताऊँ, ये है डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन। जिस समाकलन में लिमिट आ गई, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो उसे बोलते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में हमेशा निश्चित समाकलन करने के बाद हमेशा वैल्यू कांस्टेंट आती है, ठीक है। जैसे यदि मैं ये कहूँ कि x dx, तो आपको मालूम है x² 2 + c होगा, पर ये तो फिर फंक्शन हो गया, वेरिएबल है ना, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। पर यदि मैं ये कहूँ कि 0 to 1 x dx, अब आप देखो, तो जब डेफिनेट इंटीग्रल आप करेंगे, जब इंटीग्रल में लिमिट दी हुई है तो उसे बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन, तब वहाँ ये c भी नहीं लगता,
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगता, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर द लिमिट 0 to 1। तो पहले x की वैल्यू 1 रखूंगा, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 ही हुआ, तो 1/2 माइनस x की जगह पे 0 करूंगा 0, तो ये आ गया 1/2, तो आ गया ना कांस्टेंट, ठीक है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रल जब आप करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो अब आप देखो जब ये कांस्टेंट आएगा और तब आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 तो होगा, वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। कोई निश्चित राशि है, ठीक है, जैसे d/dx पाई, अब पाई क्या कांस्टेंट है वो, ठीक है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, क्यों, ये कांस्टेंट है और उसका डिफरेंशिएशन वो 0 हो जाएगा। पर मैं एक तरीके से भी कर लेता हूं, मैं कर रहा हूं d/dx, इसको बाद में देखेंगे। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। एक ऐसा फंक्शन बताए जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन भी e⁻x और e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x, ठीक है। तो e⁻x 0 to 1। अब आप देखो d/dx कितना हो जाएगा, पहले अपर लिमिट रखी जाएगी e⁻1 माइनस फिर लोअर लिमिट आएगी e⁻0, तो d/dx e⁻1 मतलब e और e⁻0 मतलब 1। किसी भी संख्या की घात या किसी की भी घात शून्य होगी तो वह 1 आएगा, 0 को छोड़ के। 0 की घात 0 होगी तो वो अनडिफाइंड है, वो अज्ञात है, पर किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो 1 आएगा। अब ये कांस्टेंट हो गया, ई भी कांस्टेंट है, ई की वैल्यू आपको मालूम है 2 और 3 के बीच होती है, तो ये पूरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ठीक है। बारीक चीज़ें भी समझनी हैं क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस तो होती है, प्रैक्टिस का तो गेम इसमें है ही है, पर साथ साथ समझना भी है ना, तो प्रैक्टिस करना उतना आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये यदि आपको दिया हुआ है यदि 2x + 3y = sin x है, 2x + 3y sin x है, तो dy/dx का मान निकालिए। यू हैव टू फाइंड dy/dx, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dx, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये समीकरण की तरह है, ये समीकरण है, इक्वेशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड का अलग डिफरेंशिएशन करिए और राइट हैंड साइड का अलग डिफरेंशिएशन करिए। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं लिख देता हूं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका भी डिफरेंशिएशन करिए, इसका भी dy/dx 2x + 3y = dy/dx sin x। लेफ्ट हैंड साइड का अलग डिफरेंशिएशन होगा, बाएं पक्ष का अलग अवकलन करेंगे, दाएं पक्ष का अलग करेंगे। अब बीच में प्लस है तो इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा और इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो जब प्लस साइन बीच में रहेगा, ठीक है ना, तो दिस इंप्लाइज दैट, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। dy/dx किसका 2x का प्लस d/dx किसका 3y का, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, और sin x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं cos x, ठीक हो गया। अब आप देखो 2x का डिफरेंशिएशन करना है तो 2 को तो बाहर कर लीजिए, ठीक है, 2 बाहर कर लीजिए और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये तो बन गया 2, प्लस यहाँ 3 बाहर कर लीजिए, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया dy/dx = cos x,
अब इस +2 को वहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3dy/dx इज इक्वल टू, ये +2 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा cos x -2, 3dy/dx इज इक्वल टू cos x -2, तो dy/dx इज इक्वल टू cos x -2/3, dy/dx इज इक्वल टू कितना हो गया, cos x -2/3। ठीक है डियर स्टूडेंट, बस ये हो गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसमें ध्यान ये रखना है, इक्वेशन है ना, समीकरण है, तो लेफ्ट हैंड साइड का अलग डिफरेंशिएशन होगा और राइट हैंड साइड का अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, अवकलज के अनुप्रयोग, ये भी आपको कर लेना है, समझ लेना है ठीक से। ठीक है, अवकलज का अनुप्रयोग का जो चैप्टर है ना, उसमें जो जो सिलेबस में उसको आप करिए बढ़िया ढंग से, कुछ कम हुआ है इस साल सिलेबस। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए यदि r बराबर 3 सेंटीमीटर है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, आप देखिए कोई तालाब के किनारे आप बैठे हैं, तालाब के किनारे आप बैठे हैं और आपने तालाब में एक पत्थर फेंका, तो क्या बनती हैं, रिपल्स बनती हैं, सर्कुलर रिपल्स बनती हैं, वृत्ताकार तरंगें बनती हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं। तो जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ रही है वैसे वैसे क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, आप देख रहे हैं रिपल्स बनती हैं, ये बन गई, फिर उसकी त्रिज्या और बड़ी हो गई, फिर उसकी त्रिज्या और बड़ी हो गई, फिर उसकी त्रिज्या और बड़ी हो गई, रेडियस बढ़ती जा रही है, आपने ये सब चीज़ देखा है। ठीक है, तो रेडियस चेंज हो रही, त्रिज्या बढ़ रही है, देखो इसकी त्रिज्या ये है रेडियस, इसकी रेडियस ये है, इसकी रेडियस ये है, इसकी रेडियस ये है, फिर और बड़ी रेडियस हो गई बाहर बाहर बाहर। तो जैसे जैसे त्रिज्या का मान बढ़ता जा रहा है, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे क्षेत्रफल में भी बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो वही रेट ऑफ चेंज निकालना है। आप देखो तो r त्रिज्या के आप जानते हैं, अब वहाँ 1 नंबर का सवाल है तो बहुत डिटेल नहीं देना, आपने अपना टाइम भी तो बचाना है। ठीक है ना, समय भी तो बचाना है, आपने तो बहुत क्वेश्चन करने हैं एग्ज़ाम में। ठीक है ना, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन आते हैं, 24 क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। 24 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस का आंसर देना है 3 घंटे में, और 24 बोलेंगे, 24 वैसा बोलो और इसमें 9 और प्लस कर दो, 33 क्वेश्चंस 3 आवर्स में। इसलिए कैलकुलेशन जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें डिटेल क्यों देना, कम से कम न्यूनतम में न्यूनतम करिए। ठीक है, r त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल, r त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल a इज इक्वल टू πr²। ये तो होता है, वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। अब त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल, ये है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में कर दो, क्षेत्रफल का अवकलन r के सापेक्ष करिए, वही तो कह रहा हो त्रिज्या के सापेक्ष। तो dA/dr बराबर d/dr πr²। तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू पाई तो कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, तो d/dr r², r² का डिफरेंशिएशन कितना 2r,
तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2r, तो ये हो जाएगा 2πr। तो मेरे पास हो गया dA/dr बराबर 2πr, ये हो गया dA/dr इज इक्वल टू 2πr। तो ये आ गया त्रिज्या के परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष आ गया। ठीक है, परंतु कुछ और आगे भी आपसे पूछ रहा है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर, r का मान 3 है, तो dA/dr, जबकि r बराबर क्या है 3, r का मान 3 है, तो बराबर 2π इंटू r, r मतलब 3, तो हो जाएगा 6π, कितना हो जाएगा, r की वैल्यू दे रखे ना, r इज इक्वल टू 3, तो 6π, देखो ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है। ठीक है, और dr, r क्या है, दूरी है, त्रिज्या है, तो इससे उस सेंटीमीटर में नापी जाएगी बस। तो ये हो जाएगा d/dr इज इक्वल टू 6π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यूनिट भी लिखनी है, क्यों लिखनी है यूनिट, परिवर्तन की दर है ना त्रिज्या के सापेक्ष, तो किस रूप में आएगा यूनिट, ये क्षेत्रफल है ऊपर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये r क्या है, त्रिज्या है पर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए और आगे क्वेश्चन देखिए आप, और करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि एक रेखा बिंदु 3 -2 -4 से होकर गुजरती है तथा रेखा के दिक् अनुपात 1 2 3 हैं, तो रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण लिखिए। लाइन कहाँ से पास हो रही है, इस पॉइंट से, और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, तो लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति जो है, त्रिविमीय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें रेखा है, रेखा के समीकरण है, दोनों प्रकार के समीकरण हैं, कार्तीय रूप में भी और वेक्टर रूप में भी, सदिश रूप में भी हैं और कार्तीय रूप में भी हैं। रेखाओं के बीच की दूरी वाला सूत्र है। ठीक है ना, तो ठीक से उनको तैयार कर लीजिए। कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, और वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, सदिश रूप में रेखा का समीकरण। कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण दे रखा है, तो उसको कैसे सदिश रूप में बदलते हैं, और सदिश रूप में रेखा का समीकरण दे रखा है, तो कार्तीय रूप में उसको कैसे लिखते हैं, ये भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो आगे देखिए, एक रेखा बिंदु इतना सा होकर जाती है, तो आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व कर रहा हूं। आप देखिए, मैं पहले सूत्र लिख देता हूं, बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाली रेखा तथा बिंदु इतने से जाने वाली तथा दिक् अनुपात ABC वाली रेखा का समीकरण। ध्यान से समझिए, एक रेखा जो x1 y1 z1 से होकर जा रही है और रेखा के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, तो रेखा का समीकरण से मेरा मतलब कार्तीय समीकरण है। कार्तीय समीकरण क्या होता है डियर स्टूडेंट, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, लाइन x1 y1 z1 से पास हो रही है और डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, तो आप जानते हैं x - x1/a
इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। ये है, ठीक है, किसी लाइन का इक्वेशन। लाइन x1 y1 z1 से पास हो रही है और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये दिक् अनुपात हैं रेखा के। तो आप देखिए x1 y1 z1 मुझे मालूम है कि रेखा किस बिंदु से होकर जा रही है, 3 -2 -4। तो यह मैं लिख देता हूं, यहां क्या है कि x1 y1 z1 बराबर 3 -2 -4, x1 y1 z1 बराबर 3 -2 -4। तो x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -2, z1 की वैल्यू -4। और रेखा के दिक् अनुपात तथा ए बी सी ये दिक् अनुपात हैं। क्या है रेखा के दिक् अनुपात? 1 2 3। ये डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइन के 1 2 3। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, x माइनस x1 की जगह क्या है 3 बाई a मीन्स 1 बराबर y माइनस y1 क्या है -2, तो ये हो जाएगा -2 बाई b क्या है 2, b है ना, तो b की वैल्यू क्या है 2 है। 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 क्या हमारे पास देखो z1 है -4 डिवाइडेड बाई c की वैल्यू 3, ये है, ठीक हो गया। अब आप देखो इसको और रूप में लिख लीजिए, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। x माइनस 3/1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस y प्लस 2/2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस z प्लस 4/3। ये आ गया लाइन का इक्वेशन, ठीक हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण ये बन गया डियर स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, ये तो क्या है, मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूं। ये रेखा बिंदु इससे होकर जा रही है तथा उसके दिक् अनुपात ये हैं। तो रेखा का कार्तीय समीकरण निकालिए, कार्तीय रूप में समीकरण निकालिए कार्टेशियन फॉर्म में। माना एक प्रश्न ऐसे ही होता है कि रेखा इस पॉइंट से होकर जाती है और रेखा के दिक् अनुपात ये हैं, तो रेखा का सदिश रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि माना प्रश्न ऐसा होता, दोनों रूप में सीखिए, कार्टेशियन फॉर्म में तो निकाल दिया, तो यदि मैं सदिश रूप में रेखा का मुझे समीकरण चाहिए, वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन चाहिए, कंडीशन यही है, तो कैसे निकालूंगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप देखिए, मेरे पास जो पॉइंट था उसको देखिए, ध्यान से समझिए आप मैं क्या कह रहा हूं। ये लाइन इस पॉइंट से होकर जा रही है तथा इसके दिक् अनुपात हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो रेखा का सदिश रूप में समीकरण मैं कह रहा हूं वेक्टर फॉर्म में। तो बिंदु कौन सा हो गया? रेखा बिंदु किस बिंदु से होकर जा रही? माना मैंने कहा x1 y1 z1 बराबर कौन सा बिंदु है हमारे पास? 3 -2 -4, ठीक है। या मैं पहले ऐसा भी नहीं लिखता हूं, मैं सीधा पहले इसके लिए लिखता हूं कि लाइन किस पॉइंट से होकर जा रही है। लाइन आपकी जा रही है x1 y1 z1 पॉइंट से होकर जा रही है लाइन, तथा लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? ABC हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण देखिए, बिंदु
x1 y1 z1 का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर निकालिए। जिस बिंदु से रेखा जाती है उसका स्थिति सदिश निकालिए। जिस पॉइंट से लाइन जा रही है उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए। ए से डिनोट करेंगे, इस पॉइंट से होकर जा रहे तो हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक है, रेखा के समांतर, रेखा के समांतर सदिश, ठीक है, वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, उसको मैं बी से दिखा रहा हूं। वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो जे है ना, ये हो जाएगा आपका, ये हमने यहां पर ए बी सी ले रखे हैं तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, तो रेखा का सदिश समीकरण, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगा R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, तो R इज इक्वल टू ए क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये वेक्टर ये है मेरे पास x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b, तो b ये है ai प्लस bj प्लस ck। ये आ गया सदिश रूप में रेखा का समीकरण। पर यहां पर मेरे पास क्या है, x1 क्या है 3, y1 क्या है -2, z1 क्या है -4। तो रेखा का समीकरण बन जाएगा r बराबर x1 मतलब 3i, ठीक है, प्लस y1 है -2 तो -2j प्लस z1 है -4 तो -4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ai, a कितना है, ये है 1 तो 1i मतलब i प्लस bj, b कितना है 2 तो 2k 2j प्लस c है 3 तो 3k। ये हो जाएगा लाइन का वेक्टर इक्वेशन। है समझ में? तो इस रूप में करना है डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल। ठीक है, इस रूप में आप तैयारी करिए। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, उसको कर लेते हैं, उसको करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की सप्रतिबंधित प्रायिकता जबकि घटना ए होती है वो दिया हुआ है 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है डियर स्टूडेंट 0.5, प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास है 0.4, ये है। ठीक है, तो अब आप देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तब ये निकालना ना वैल्यू, इस बात में देखता हूं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कैसे दिया जाता है, इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी इंटरसेक्शन ए बोलो चाहे ए इंटरसेक्शन बी बोलो। अब मैं यदि इसकी वैल्यू निकालना चाहूँगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये दिया हुआ है 0.8 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये दिया हुआ है 0.4, तो ये हो गया 8 4 जा 32, डेसिमल के बाद 1 2 यहाँ से लगेगा तो 0.32। एक चीज़ मेरे पास और आ गई, यहाँ पर एक चीज़ और आ गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32। ठीक है, निकालना मैंने कुछ और है, मुझे ये चाहिए एक्चुअली। तो देखो अब क्या होगा, अब इसकी आवश्यकता तो मुझे नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मुझे एक्चुअली चाहिए क्या, मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, याद रखना, इस फॉर्मूले को आप याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.32। इसलिए मैंने ये निकाला, क्योंकि ये दिया हुआ नहीं था इसलिए निकाला, ये फॉर्मूले में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब कितना हो जाएगा आप देखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 1.3, 0.5 1.3 माइनस 0.32, आप घटा दीजिए। 1.30 में माइनस 0.32 घटाना है, तो 10 में से 2 गए 8, ठीक हो गया, 12 में से गया 9, 0, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.98। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, इस साल का जो पैटर्न है वो मैं आपको बता रखा है पहले भी। ठीक है, और जैसे जैसे पेपर सॉल्व होता जाएगा, क्वेश्चन के आगे मैंने मार्क्स लिखे हुए कितने का है उससे भी आपको आइडिया आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8 शुरू हो रहा है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 8, इसका सॉल्यूशन करते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, क्या है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं, फिर दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो माना कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू y1, इसको मैं y1 ले लेता हूं, तथा साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू y2, इसको मैंने y1 ले लिया, इसको मैंने y2 ले लिया। ठीक, अब कॉस इनवर्स 1/2 यदि y1 है, तो कॉस इनवर्स यहाँ ले जाऊंगा तो कॉस बन जाएगा हो, दिस इंप्लाइज दैट कॉस ऑफ y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, कॉस इनवर्स 1/2 y1, तो कॉस वहाँ ले जाऊंगा तो कॉस y1 इज इक्वल टू 1/2, तथा यहाँ पर मैं क्या करूँगा, साइन को ले जाऊंगा यहाँ, तो मेरे पास हो जाएगा साइन y2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ध्यान देना, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। कॉस y1 ये है, तो कॉस y1 बराबर कॉस कितने डिग्री पे, कॉस कितने अंश पे 1/2 मान देता है, तो आप जानते हैं कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2, कॉस 60 अंश बराबर 1/2, और 60 अंश को आप रेडियन में चेंज करेंगे तो 60/180 इंटू पाई, तो ये हो जाएगा π/3, तो ये हो जाएगा कॉस π/3। कॉस π/3 कितना 60, और कॉस 60 1/2। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मुख्य शाखा मान
किसके बीच होता है, 0 से पाई के बीच क्लोज इंटरवल में। तो ये जो मान मैं लूँगा, ये जो वैल्यू लूँगा वो यही लेना होगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक तो ये आ गया, दिस इंप्लाइज दैट y1 कितना हो जाएगा, y1 आपका आ गया π/3। इसकी वैल्यू तो आ गई π/3। अब इसका देखते हैं, साइन y2 1/2 है, तो साइन y2, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 पे होती है। साइन 30 इक्वल टू साइन 30 1/2 होता है, और 30 मतलब π/6, 30 मतलब π/6, तो यहां लिख सकता हूं मैं साइन π/6, ठीक है। तो वैसे भी ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के बीच होता है। यहाँ जब इनवर्स फंक्शन की वैल्यू निकालने की बात है तो हमको कौन सा कोण देखना है साइन के लिए, साइन इनवर्स के लिए, यहाँ माइनस π/2 से प्लस π/2 यहाँ देखना है एंगल। तो ये π/6 यही है, ठीक हो गया। तो y2 कितना हो गया π/6, साइन साइन हटा दीजिए, y2 इक्वल टू π/6। तो मेरे पास दो चीज़ें आ गई यहाँ पर। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डियर स्टूडेंट, क्या लिख लेता हूँ, आप देखिए, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ y1 क्या है, ये है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आया, cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/3। और यहाँ पर जो y2 है, y2 मैंने ये माना हुआ है, तो मेरे पास साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या है, π/6 आ गया। इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी भी आ गई। अब मैं इसको हल करता हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos इनवर्स π/2 है, cos इनवर्स 1/2 है, इसकी वैल्यू आ गई π/3, यहाँ मैंने मान रख दिया π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितना है, π/6, तो हो जाएगा π/6, 2 3 जा 6, तो π/3 प्लस π/3 ये हो गया 2 π/3। तब आएंगे 2 मार्क्स। ये ढंग से करना है, सरल है, तैयारी कर लेना इसकी। क्वेश्चन यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, 5/4 जो भी होगा, ठीक है ना। तो इस रूप में काम करना है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करते हैं। सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 टू इन्फिनिटी में वर्धमान फलन है। अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलज के अनुप्रयोग में है, वर्धमान और ह्रासमान, ठीक है ना। उसको जरूर कर लेना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यहाँ इन्होंने 2 मार्क्स का दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा गया कई बार, ठीक है। तो कोई लघुगणकीय फलन दिखाना है, लघुगणकीय फलन लॉगरिथमिक फंक्शन आपको दिखाना है कि इस इंटरवल में 0 टू इन्फिनिटी में ये वर्धमान है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एक तो लघुगणकीय फलन हुआ लॉगरिथमिक फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ e⁻x टाइप का। तो यहाँ लघुगणकीय फलन है, तो माना मैंने क्या ले लिया, लेट f(x) इज इक्वल टू log of x। f(x) इज इक्वल टू क्या है, log x। ये फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू log x। लघुगणकीय फलन log x, तो लघुगणकीय फलन हो गया, ठीक है। ये लघुगणकीय फलन ये वाला, इसको मैंने f(x) क्या रखा है। तो f'(x) कितना हुआ, f'(x) मतलब f'(x) क्या हुआ, f'(x) मतलब d/dx f(x), ठीक है। f(x) का डिफरेंशिएशन ठीक से लिख देता हूं जिससे आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। इसका डिफरेंशिएशन क्या लिख रहा हूं, d/dx f(x) कितना हो जाएगा, f'(x), इसको f'(x) लिखते हैं। f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x). अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा,
डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो मेरे पास एफ डैश एक्स हुआ, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है डियर स्टूडेंट 1 बाई एक्स। याद रखना, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इनवर्स ऑपरेटर है। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आता है, वो जो आया उसका मैंने इंटीग्रेशन किया तो वही पहले वाला फंक्शन आ जाता है। तो डिफरेंशिएशन log x का 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रल log x प्लस सी, इसे प्लस सी भी लिख देते हैं। ठीक हो गया। तो मेरे पास एफ डैश एक्स क्या आ गया, 1 बाई एक्स आ गया। अब आप देखो, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। आपने वर्धमान और ह्रासमान वो चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो दो चीज़ें आपने, दो टेस्टिंग आपने वहाँ पढ़ी। यदि एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा हो गया, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फलन का अवकलन करने के बाद जिस इंटरवल में, जिस अंतराल में आप उसका मान देख रहे हैं, उस अंतराल के सारे बिंदुओं पर यदि उसका मान 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है वो, तो एफ एक्स क्या हो जाता है, वर्धमान। एफ एक्स हो जाता है वर्धमान फलन, इंक्रीजिंग फंक्शन। और यदि एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा हो गया, एफ डैश एक्स का मान डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद उस इंटरवल में, जिस अंतराल में हम फलन को देखना चाहते हैं कि वर्धमान है कि ह्रासमान है, उस अंतराल में एफ डैश एक्स की वैल्यू देखी, वहाँ अंतराल के मान रख के देखा। यदि अंतराल में 0 से छोटा मान आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक, तो वहाँ एफ एक्स क्या होता है, ह्रासमान फलन। एफ एक्स हो जाता है ह्रासमान फलन। एफ एक्स क्या हो जाता है, ह्रासमान फलन, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है एफ एक्स। एफ डैश एक्स को मत लिखना डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स। तो वही बात यहाँ पर भी है, एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा हो गया। क्यों हो गया, अब आप देखो, 0 से इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल है। इस इंटरवल में, इस अंतराल में न तो शून्य न अनंत है, पर शून्य और अनंत के बीच सारी संख्या है। तो शून्य मतलब शून्य से आगे मतलब पॉजिटिव, अनंत तक शून्य से आगे पॉजिटिव है। एक्स के सारे मान यहाँ धनात्मक है, तो जब एक्स के सारे मान धनात्मक होंगे और यहाँ भी धन मान मैंने लिखा, पॉजिटिव वैल्यू रखी, तो ये पॉजिटिव तो होगा। एक्स का कोई मान रख दूँ 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव, तो ये सब पॉजिटिव होगा। तो एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स वर्धमान फलन है, एफ एक्स वर्धमान फलन है। और इसका मतलब ये हुआ, हमको रिजल्ट निकालना है, आप लिखेंगे इसका मतलब हुआ कि लघु गणिकीय फलन, लघु गणिकीय फलन वर्धमान फलन है, फलन है किसमें, 0 से इन्फिनिटी में। इंटरवल का बड़ा रोल है, इंटरवल का बहुत रोल है, ठीक है। तो 0 टू इन्फिनिटी में वर्धमान फलन हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, मैं आपसे बात पहले भी कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, में बार बार कहता हूँ कि बच्चे पिछड़ते कब हैं, जब वो रिवीजन नहीं करते। एक बार 2 बार 3 बार करने से नहीं होगा, 5-6 बार कम से कम रिवीजन करना पड़ेगा, तब जा कर के क्वेश्चन पेपर आप पूरा सॉल्व कर पाएंगे। रिवीजन की कमी स्टूडेंट कर लेते हैं, अक्सर मैंने ऐसा नोट किया है, और जब रिवीजन नहीं करते तो इसलिए एग्जाम में फिर उतना कर नहीं पाते। तो आप ठीक से रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करता हूं। इसका समाकलन कीजिए।
इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, समाकलन लिखा हुआ ना, समाकलन मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है, और अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ये जो है इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है, सूत्र पे आधारित है। ये आप जानते हैं कि यदि ऐसा इंटीग्रेशन आपके पास है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है डियर स्टूडेंट एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। फॉर्मूला याद रख लेना, इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला है एक्स बाई टू, फिर ये सेम आ जाता है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब इसकी मैचिंग करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन 4 किसका स्क्वायर है, आप बोलेंगे 2 का है, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना हो जाएगा। अब इसकी मैचिंग करिए, सेम हो गए, एक जगह केवल 2 है, एक्स जगह तो यही है एक्स, तो बराबर एक्स बाई टू, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ये पूरा, तो ये पूरा मतलब ये पूरा, ये पूरा मतलब इसको तो ऐसा रख दीजिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर भी लिखोगे तो वो 4 ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर मतलब ये वाला, तो यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है ये, तो ये 4 है, ठीक है, तो 4 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ए क्या है 2, एक्स बाई टू प्लस सी। अब ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है, अनिश्चित समाकलन है, इसलिए प्लस सी भी लिखते हैं। तो दिस इज इक्वल टू एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 काट लीजिए, 2 साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी, ये हो जाएगा इंटीग्रल इसका। ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में कर देंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं डियर स्टूडेंट, इसको देखते हैं ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11, इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक रेखा का कार्तीय समीकरण ये है, किसी लाइन का ये कार्टेशियन इक्वेशन है, इसका सदिश समीकरण चाहिए, वेक्टर इक्वेशन चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण दे रखा है और आपको इसको सदिश रूप में चेंज करना है। या पेपर में ये भी आ सकता है कि सदिश रूप में रेखा का समीकरण दिया है, आपको उसको कार्तीय रूप में परिवर्तित करना है, इसको मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ है, रेखा का समीकरण, ध्यान से देखिए इसको, रेखा का समीकरण है एक्स माइनस 5/3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4/7 इज इक्वल टू जेड माइनस 6/2। ये कार्तीय रूप में समीकरण है, कार्टेशियन फॉर्म में है। अब ये रेखा किस बिंदु से होकर जाती है, यह रेखा, देखिए यह रेखा किस पॉइंट से होकर जाती है, x माइनस 5 को 0 करिए तो x इज इक्वल टू 5, यह रेखा एक बिंदु 5 हो जाएगा, कॉमा y प्लस 4 को 0 करिए तो y इज इक्वल टू -4, और z माइनस 6 को 0 करें तो z इज इक्वल टू 6। यह रेखा बिंदु भी लिख दीजिए, बिंदु साफ सुथरा लिख लेता हूं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं, ध्यान से समझिए,
यह रेखा बिंदु, कौन सा बिंदु, इसको मैंने 0 किया तो x इक्वल टू 5, कॉमा इसको मैंने 0 किया तो y इक्वल टू -4, और इसको मैंने 0 किया तो z इक्वल टू 6। यह रेखा बिंदु इतने से होकर गुजरती है, अतः इस बिंदु का स्थिति सदिश ठीक है, रेखा इस पॉइंट से होकर जा रही है, तो इस बिंदु का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर निकाल देना इस पॉइंट का। कैसे निकलता है, a इज इक्वल टू 5i, अब इसको देखो, ये -4 है तो -4j, अरे +6 है तो +6k। यहां से वेक्टर का क्वेश्चन भी आपका बन रहा है कि एक बिंदु के निर्देशांक ये हैं, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं, इस बिंदु का स्थिति सदिश निकालिए, राइट द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। तो कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू 5i -4j +6k। ठीक है, अब आप देखो, रेखा के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, तो ये हैं दिक् अनुपात, ये हैं डायरेक्शन रेशियोज 3, 7, 2, ये आ गए डायरेक्शन रेशियोज 3, 7, 2, आपके पास क्या आ गए, डायरेक्शन रेशियोज आ गए। ठीक है, ये दिक् अनुपात होते हैं लाइन के, आया समझ में। तो इस रेखा के समांतर सदिश, इस रेखा के समांतर सदिश, इस रेखा के समांतर एक सदिश ले लेते हैं, इस रेखा के समांतर सदिश, ये जो लाइन है ना, इसके पैरेलल एक वेक्टर ले लेते हैं, उसको B से दिखाते हैं, क्या हो जाता है वो, इस रेखा के समांतर सदिश कैसे निकालेंगे, ये 3i, जो भी इसका साइन है प्लस माइनस, +7j +2k, इस रेखा के समांतर एक सदिश निकलेगा इससे, 3i + 7j + 2k। यदि माइनस होता तो माइनस होता, यदि माइनस होता तो माइनस होता है। तो रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है डियर स्टूडेंट, R इज इक्वल टू a + λb होता है। तो रख दीजिए, a का मान मैंने निकाल दिया है, अब b का मान मेरे पास है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ a b का मान। तो R इज इक्वल टू a मीन्स ये है a की वैल्यू 5i -4j + 6k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b, ये है 3i + 7j + 2k। ये आ गया डियर स्टूडेंट, रेखा का सदिश समीकरण आपके पास ये आ गया, R इज इक्वल टू 5i -4j + 6k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i + 7j + 2k। ए की वैल्यू भी निकाली थी, बी की वैल्यू भी निकाली थी, तो R इज इक्वल टू a + λb, जो रेखा का सदिश समीकरण है वहाँ a और b की मान रख दी। ठीक है, अब आप इसी में, ठीक है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, माना ऐसा क्वेश्चन आ गया कि रेखा का कार्तीय समीकरण हमको मालूम है, रेखा का कार्तीय समीकरण हमको मालूम है, रेखा का कार्तीय समीकरण हमको मालूम है, तो नहीं, रेखा का सदिश समीकरण मालूम है, तो कार्तीय रूप में समीकरण लिखिए, माना ऐसा पूछा जाता है प्रश्न। इसी का उल्टा, माना
एक लाइन दे दी उन्होंने कि r इज इक्वल टू 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 7j प्लस 2k। एक रेखा का सदिश समीकरण ये है। इस रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण निकालिए। अभी तक मैंने क्या निकाला? रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण दिया हुआ था और मैंने सदिश रूप में निकाल दिया। कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन था, वेक्टर फॉर्म में निकाला। माना वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दे रखा है, सदिश रूप में रेखा का समीकरण दिया हुआ है और आपसे बोला गया कि कार्तीय रूप में निकालिए, कार्टेशियन फॉर्म में निकालिए। ठीक है ना? ठीक है ना? तो क्या करेंगे आप? यह रेखा बिंदु किस बिंदु से पास होती है? यह है बिंदु का स्थिति सदिश। तो i का कोएफिशिएंट 5, j का कोएफिशिएंट -4, k का कोएफिशिएंट 6। यह रेखा बिंदु 5, -4, 6 से होकर जाती है तथा रेखा के दिक् अनुपात ए बी सी बराबर, ये दिक् अनुपात है। 3a है, ये b है, ये c है, तो 3, 7, 2 है। ठीक है। और ये क्या है? x1 y1 z1। यहां पर मैं लिख देता हूं x1 y1 z1 बिंदु है ना, मैं लिख देता हूं x1, ये है y1 और ये है z1। तो रेखा का कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन, क्या होता है डियर स्टूडेंट? वो आपको याद होना चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस x1 है 5 डिवाइडेड बाई a, ये है 3, इज इक्वल टू y माइनस y1, y बना -4, तो -4 बाई b कितना है? 7, z माइनस z1 कितना है? 6 डिवाइडेड बाई c कितना हो गया? 2। ठीक है। या इसको मैं क्या लिख दूंगा? और सिंप्लीफाई करता हूं। ठीक है ना? और सिंप्लीफाई कर लेता हूं। x माइनस 5/3 माइनस प्लस हो गया y प्लस 4/7 इज इक्वल टू z माइनस 6/2। तो यही तो हमको दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था। मैं पेपर से देखता हूं। रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस 5/3 इज इक्वल टू y प्लस 4/7 इज इक्वल टू z माइनस 6/2। ये तो था लाइन का इक्वेशन दिया हुआ। ठीक है। तो यहां से आप सीख गए होंगे, ये कार्टेशियन फॉर्म है, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण है। तो रेखा के समीकरण यदि कार्तीय रूप में है और सदिश रूप में पूछा गया तो वही मैंने आपको तरीका बताया। रेखा का समीकरण सदिश रूप में दिया हुआ है, कार्तीय रूप में निकालना है, वही मैंने आपको बता दिया। तो दोनों चीज आप तैयार रखना, कोई भी किसी भी रूप में ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए और क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। आइए